किसान पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, स्वागत है आपका किसान समाचार में। मैं हूं रेशमा आपके साथ। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल अरुणाचल प्रदेश और त्रिपुरा का करेंगे दौरा। अरुणाचल में 2 जल विद्युत परियोजनाओं की रखेंगे नींव। सहकारिता मंत्रालय देश भर की प्राथमिक कृषि ऋण समितियों के विस्तार के लिए प्रतिबद्ध। गांवों और स्थानीय स्तर पर बनी समितियां ऋण, आवास, विपणन, डेयरी, मत्स्य पालन पर दे रही हैं विशेष जोर। दिल्ली के नंगली में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पहले गोबर गैस प्लांट का किया उद्घाटन। दिल्ली को मिलेगी ग्रीन और क्लीन एनर्जी। अब नालियों से होकर यमुना नदी में नहीं पहुंचेगा गोबर। दिल्ली में सरस आजीविका मेला 2025 का आयोजन जारी। मेले का मुख्य उद्देश्य लखपति दीदी योजना की सफलता को सबके सामने करना है प्रदर्शित। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल यानी सोमवार को अरुणाचल प्रदेश और त्रिपुरा के दौरे पर जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी ईटानगर में 5100 करोड़ की कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। इनमें 3700 करोड़ की लागत से सियोम उप बेसिन में स्थित 2 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, 240 मेगावाट का ही ओ हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट और 186 मेगावाट का टाटो फर्स्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट शामिल है। प्रधानमंत्री अरुणाचल प्रदेश में एक सभा को भी संबोधित करेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी तवांग में 9820 फीट से अधिक की ऊंचाई पर स्थित अत्याधुनिक कन्वेंशन सेंटर की भी आधारशिला रखेंगे। 1500 से अधिक प्रतिनिधियों की क्षमता वाला ये सेंटर राज्य में पर्यटन और सांस्कृतिक क्षमता को बढ़ावा देगा। इसके अलावा प्रधानमंत्री कनेक्टिविटी, स्वास्थ्य और सुरक्षा को बढ़ावा देने वाली 1290 करोड़ रुपए से अधिक की कई परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री त्रिपुरा के गोमती जिले के उदयपुर का दौरा करेंगे और 51 शक्ति पीठों में से एक माता बाड़ी में माता त्रिपुर सुंदरी मंदिर परिसर के कई विकास कार्यों का उद्घाटन करेंगे। यहां प्रधानमंत्री माता की पूजा अर्चना भी करेंगे। किसानों को सशक्त बनाने के लिए सरकार की कई योजनाएं चल रही हैं। इन्हीं योजनाओं के तहत अब एक ही जगह मिल सकेंगी। सहकारिता मंत्रालय देश भर की प्राथमिक कृषि ऋण समितियों यानी PACS को बहुउद्देशीय संस्थाओं में तब्दील कर रहा है। इसके द्वारा किसानों को ऋण, बीज, गोदाम, मार्केटिंग जैसी कई सुविधाएं मिलेंगी। में सहकारिता की परंपरा फिर से मजबूत हो रही है। अब गांव और स्थानीय स्तर पर बनी समितियां लोगों की आर्थिक और सामाजिक स्थिति को बेहतर बनाने में अहम भूमिका निभा रही हैं। वर्तमान में भारत में 8.44 लाख से अधिक सहकारी समितियां हैं जो ऋण, आवास, विपणन, डेयरी, मत्स्य पालन आदि सहित 30 क्षेत्रों में फैली हैं। ग्रामीण ऋण, स्वरोजगार और सामूहिक आर्थिक मजबूती की दिशा में ये आवश्यक साधन के तौर पर कार्य कर रही हैं। 2021 में सहकारिता मंत्रालय की स्थापना के बाद से इसने सहकारी समितियों का आधुनिकीकरण, डिजिटलीकरण करने और उनमें विविधता लाने के लिए 61 सुविचारित पहल शुरू की हैं। सबसे परिवर्तनकारी पहलों में 73,492 प्राथमिक कृषि ऋण समितियों यानी पैक्स के कंप्यूटरीकरण के प्रस्ताव को मंजूरी, 59,920 पैक्स को 22 जुलाई 2025 तक एकीकृत उद्यम संसाधन नियोजन यानी ERP प्लेटफॉर्म से जोड़ना और नए उप नियमों के तहत बहुउद्देशीय सहकारी मॉडलों की औपचारिक शुरुआत शामिल है।
सरकार की रणनीति में बड़े पैमाने का विस्तार भी शामिल है। 22 जुलाई 2025 तक 23,173 नई बहुउद्देशीय पैक्स, डेयरी और मत्स्य पालन सहकारी समितियां पंजीकृत हो चुकी हैं। इन पैक्स को एकल ERP आधारित डिजिटल आर्किटेक्चर के आधार पर अनाज भंडारण, उर्वरक और बीज वितरण, LPG और पेट्रोल पंप और जन औषधि केंद्रों को संभालने के लिए डिजाइन किया जा रहा है। ये डिजिटल बदलाव केवल वित्त तक ही सीमित नहीं है। 31 मार्च 2025 तक 667 सहकारी समितियां सरकारी ई-मार्केटप्लेस यानी जेम पर खरीदार के रूप में पंजीकृत हो चुकी हैं। राष्ट्रीय बाजारों तक ग्रामीण कारीगरों की पहुंच बढ़ाने के लिए इन सहकारी समितियों को विक्रेता के रूप में भी शामिल करने के प्रयास किए जा रहे हैं। बहुराज्य सहकारी समिति राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड NCEL ने 8,863 पैक्स और सहकारी समितियों को शामिल किया है, जिनके माध्यम से 27 देशों को 5,239.5 करोड़ रुपए मूल्य की कृषि वस्तुओं का सफलतापूर्वक निर्यात किया गया है। भारत में सहकारी समितियां तेजी से स्थानीय सामुदायिक केंद्रों के रूप में काम कर रही हैं, जो वित्तीय सेवाओं, शैक्षिक विकास, कल्याणकारी योजनाओं, स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच और आवश्यक उपयोगिताओं के लिए एक एकीकृत मंच प्रदान करती हैं, जिससे जमीनी स्तर पर समावेशी विकास को बढ़ावा मिलता है। सरकार की यह पहले किसानों को आत्मनिर्भर बनाने और ग्रामीण क्षेत्र को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। शमीम अख्तर, किसान समाचार। और दिल्ली में 5 सितंबर से 22 सितंबर तक सरस आजीविका मेला 2025 चल रहा है। महिलाओं को केंद्र में रखकर इस मेले का आयोजन किया गया है, जिसका मुख्य उद्देश्य लखपति दीदी योजना की सफलता को सबके सामने प्रदर्शित करता है। लखपति दीदी योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिलाओं के उत्थान के लिए शुरू की थी, जिसमें 2 करोड़ महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी हैं। ये मेला सिर्फ एक प्रदर्शनी नहीं है, बल्कि महिलाओं द्वारा अपने भाग्य को बदलने का एक उत्सव है। मेले में करीब 200 स्टॉल्स हैं, जहां महिलाओं के द्वारा बनाए गए उत्पाद और उन उत्पादों में महिलाओं के सशक्तिकरण की भावना दिखती है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा आयोजित विभिन्न योजनाओं में महिलाओं की भागीदारी मेले में दिखाई दे रही है। इस मेले के माध्यम से महिलाओं को बाजार में प्रतिस्पर्धा करने के लिए नए संसाधन मुहैया कराए जा रहे हैं। ये मेला ग्रामीण महिलाओं को अपने उत्पादों को बेचने के लिए एक मंच प्रदान करता है। इस मंच के जरिए ये महिलाएं न केवल अपने लिए स्थायी रोजगार हासिल कर रही हैं, बल्कि वो सशक्तिकरण की कहानियां भी बुन रही हैं। दिल्ली में आयोजित सरस आजीविका मेला 2025 देश भर के ग्रामीण स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को राष्ट्रीय मंच पर अपना हुनर दिखाने का अवसर प्रदान कर रहा है। मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में 22 सितंबर तक जारी रहने वाले इस मेले में पश्चिम बंगाल से आई और जूट से रंग बिरंगी सामान बनाने वाली लखपति दीदी नसीमा यास्मीन से बात की हमारे सहयोगी शमीम अख्तर ने। सरस आजीविका मेला 2025 में वेस्ट बंगाल से आई हुई एक लखपति दीदी नसीमा यास्मीन हैं। आइए जानते हैं उनके इस सफ़र के बारे में। मेरा ये काम स्टार्ट करना हो गया 2013 से मैं स्टार्ट किया है और अभी तक मेरा चल रहा है ये काम। मेरे माँ पहले काम सिखा था, वो जो हम लोगों का जो स्टेट ऑफिस है या डिस्ट्रिक्ट ऑफिस है ना, वो वहाँ से हम लोगों को बहुत सारा हेल्प मिल जाता है, जो ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। तो हम वो ट्रेनिंग में ना मेरा माँ पहले काम सिखा था। सेल्फ हेल्प ग्रुप में आने के बाद आपके जीवन में क्या बदलाव आया है? ये जितना बदलाव आया है ना, ये सेल्फ हेल्प ग्रुप के थ्रू ही आया है। और पहले तो हम लोगों को पता भी नहीं था ये काम होता है क्या, मतलब जूट से भी कोई काम किया जाता है, वो हम लोगों को पता नहीं था। 2000 सालों से मेरा माँ काम कर रहे हैं। 2000 सालों के पहले किसी को उतना ज़्यादा पता नहीं था कि जूट से भी कोई काम हो सकता है। अभी जाके इतना जूट में इतना कुछ बनाया जाता है कि मैंने भी बहुत कुछ बनाया खुद। मैं डिस्ट्रिक्ट में 2 बार अवार्ड मिला है मुझे। मैं एक बार पूजा पैंडल का भी काम किया जिसके मुझे अवार्ड मिला है, और माँ को भी इंटरनेशनल अवार्ड मिला है 2 से 3 बार। सरकार से आपको क्या क्या सहायता मिलती है अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए? लोन वगैरह काम के लिए तो ये ऑफिस से बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, क्योंकि हम लोगों का जो लोकल ऑफिस है, मतलब डिस्ट्रिक्ट ऑफिस या ब्लॉक ऑफिस या स्टेट ऑफिस, हम लोगों को फुल सपोर्ट करता है कि आप लोग ये करिए, फिर हम लोग हैं आपके साथ। सरकार का लक्ष्य है कि देश में लखपति दीदियों की संख्या बढ़े, तो बढ़ना चाहिए। हाँ, तो इसमें आप कैसे और दूसरी औरतों को इंस्पायर करना चाहेंगी?
मैं तो बोलूँगी कि पढ़ा लिखा करिए, उसके साथ साथ काम भी करिए। जॉब के बाहर भी एक दुनिया है, लोगों को अभी तक पता नहीं है। तो मुझे जो जितना लगता है कि पढ़ा लिखा करने के बाद भी बाहर आके थोड़ा काम करना चाहिए। मतलब बाहर ऐसे घर पे भी बैठ के आप काम कर सकते हैं। तो मैं तो बोलूँगी कि किसी को बैठना नहीं चाहिए, सबको काम करना चाहिए। तो ये थी लखपति दीदी नसीमा यास्मीन, जो हमें बता रही थी कि और दूसरी महिलाओं को भी इससे जुड़ना चाहिए और अपने जीवन को बेहतर बनाना चाहिए। कैमरामैन राजकुमार के साथ मैं शमीम अख्तर, किसान समाचार, दिल्ली। नजफगढ़ के नगली सक्रावती में शनिवार को सीएम रेखा गुप्ता ने गोबर बायोगैस प्लांट का उद्घाटन किया। प्लांट की क्षमता प्रतिदिन 200 टन गोबर ट्रीट करने की है। सीएम ने कहा कि दिल्ली का पहला ऐसा गोबर बायोगैस प्लांट है जिसमें डेयरी ओनर्स गोबर से पैसे भी कमा सकते हैं। गोबर की कीमत प्रति किलो 65 पैसे तय की गई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने राजधानी में बायोगैस प्लांट के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि दिल्ली में लाखों गौवंश से रोजाना हजारों टन गोबर निकलता है, लेकिन अब तक किसी सरकार ने इसे उपयोगी बनाने की दिशा में ठोस कदम नहीं उठाया। रेखा गुप्ता ने दावा किया कि वर्तमान सरकार ने इस दिशा में एक पहल की है। उनका कहना है कि आने वाले समय में दिल्ली में और बायोगैस प्लांट खोले जाएंगे ताकि गोबर को प्रोसेस कर ग्रीन और क्लीन ऊर्जा के रूप में इस्तेमाल किया जा सके। दिल्ली की एक बड़ी जरूरत ये बायोगैस प्लांट। आज लाखों गोवंश दिल्ली में है डेयरियों के माध्यम से और हजारों मीट्रिक टन गोबर का विसर्जन यहाँ पर होता है, नाले नालियों में, यमुना जी में जाता है। परंतु क्या कभी किसी सरकार के कार्यकाल में इस तरह का प्लांट बन पाया? आज ये जो समय की जरूरत थी, इसका काम यदि किसी ने पूरा करवाया है तो वर्तमान सरकार ने कराया है। और मैं ये समझती हूँ कि दिल्ली की जरूरत है कि ऐसे प्लांट हम और खोलें ताकि पूरी तरीके से जितना भी गोबर का आउटपुट है उसको प्रोसेस किया जा सके और पूरी दिल्ली को ग्रीन एवं क्लीन ऊर्जा के साथ संचारित किया जा सके। किसानों को आधुनिक कृषि तकनीकों से जोड़ने और उनकी आय बढ़ाने के उद्देश्य से हरियाणा सरकार ने एक नई योजना शुरू की है। इस योजना के तहत किसानों को कोल्ड स्टोरेज इकाई, इंटीग्रेटेड पैक हाउस, फल पकाने के चैम्बर और अन्य कृषि उपकरणों की स्थापना पर 35% से 50% तक का अनुदान दिया जाएगा। उपायुक्त कैप्टन मनोज कुमार ने बताया कि ये योजना वर्ष 2025-26 के लिए है। इस योजना का उद्देश्य किसानों को अपनी फसल का उचित मूल्य प्राप्त करने में मदद करना है। उपायुक्त ने बताया कि अक्सर किसान अपनी उपज को तुरंत बेच देते हैं, जिससे उन्हें कम कीमत मिलती है। कोल्ड स्टोरेज और पैक हाउस जैसी सुविधाओं से वे अपनी फसल को लंबे समय तक सुरक्षित रख सकते हैं और बाजार में सही कीमत मिलने पर बेच सकते हैं। इसके अलावा एकीकृत पैक हाउस से किसान अपनी उपज को ग्रेडिंग और सॉर्टिंग और पैकेजिंग करके बेहतर मूल्य प्राप्त कर सकते हैं। इस संबंध में विस्तार से जानकारी देते हुए जिला उद्यान अधिकारी प्रेम कुमार यादव ने बताया कि योजना का लाभ पहले आओ पहले पाओ के आधार पर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इकाइयों मदों पर 3% की छूट के साथ ऋण भी उपलब्ध है। योजना के लिए इच्छुक किसान उद्यान विभाग हरियाणा की वेबसाइट पर ऑनलाइन पंजीकरण करा सकते हैं। महाराष्ट्र के कृषि मंत्री दत्तात्रेय भरणे ने वाशिम में कहा कि राज्य में भारी बारिश से प्रभावित किसानों को हर संभव सहायता प्रदान करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है और इसके लिए युद्ध स्तर पर काम चल रहा है। उन्होंने वाशिम जिले के मालेगांव तहसील के भारी बारिश से प्रभावित अमनी गांव का दौरा कर प्रभावित क्षेत्र का निरीक्षण किया। इसके बाद कृषि मंत्री भरणे पत्रकारों को बताया कि राज्य में पहले चरण में 73 करोड़ 91 लाख 43 हजार रुपये और दूसरे चरण में 553 करोड़ 48 लाख 62 हजार रुपए की क्षति निधि को मंजूरी दी गई है। स्वीकृत राशि अगले सप्ताह से प्रभावित किसानों के बैंक खातों में सीधे जमा कर दी जाएगी। शेष प्रभावित जिलों में पंचनामा का काम अंतिम चरण में है और अगले कुछ दिनों में सरकारी स्तर पर राशि स्वीकृत कर सीधे किसानों के खातों में जमा कर दी जाएगी। साथ ही सितंबर में कुल 38,000 हेक्टेयर भूमि क्षतिग्रस्त हुई है और सितंबर महीने के लिए तैयार प्रस्ताव सरकार को सौंपे जाने के बाद वाशिम के शेष प्रभावित किसानों को भी तत्काल सहायता मिलेगी। कृषि मंत्री ने बताया कि भारी बारिश के कारण 30 जिलों के किसानों को भारी नुकसान हुआ है।
राज्य में अगस्त और सितंबर में हुई भारी बारिश के कारण 30 जिलों में 63,58,300 एकड़ क्षेत्र प्रभावित हुआ है। भारी बारिश से राज्य में खरीफ सीजन की कृषि योग्य बागबानी और फल वाली फसलें मुख्य रूप से प्रभावित हुई हैं। सोयाबीन, मक्का, कपास, उड़द, अरहर, मूंग, बाजरा, गन्ना, प्याज और ज्वार को भारी नुकसान हुआ है। नवकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में मध्य प्रदेश रोल मॉडल बनकर उभर रहा है। प्रदेश में स्थापित की गई अनेक परियोजनाओं से सौर ऊर्जा की आपूर्ति न केवल प्रदेश में बल्कि दिल्ली मेट्रो एवं भारतीय रेल को भी की जा रही है। इसी क्रम में चंबल अंचल के मुरैना में पिपर सेवा में 600 मेगावाट क्षमता वाला ये सबसे बड़ा और सौर ऊर्जा भंडार प्रोजेक्ट विकसित किया जा रहा है। ये प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश में सौर ऊर्जा क्षेत्र को बढ़ावा देने और ऊर्जा संकट से उबरने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शनिवार को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बताया कि मुरैना में बनने जा रहे राज्य के सबसे बड़े 600 मेगावाट सौर ऊर्जा भंडार प्रोजेक्ट में अब तक की सबसे न्यूनतम दर 2.70 रुपये प्रति यूनिट प्राप्त हुई है। इससे पहले देश में न्यूनतम दर 3.09 रुपये थी। ये उपलब्धि सेवा पखवाड़े के दौरान हासिल की गई है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शी सोच और आत्मनिर्भर भारत के प्रयासों का परिणाम बताया गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने लिखा कि ये उपलब्धि ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा, ये उपलब्धि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नेतृत्व क्षमता और दूरदर्शिता को दर्शाती है, जिन्होंने ऊर्जा क्षेत्र में मजबूत नीतियां लागू की हैं। और केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि मूल्य समर्थन योजना PSS के तहत केंद्र सरकार कर्नाटक से मूंग, उड़द, सूरजमुखी, मूंगफली और सोयाबीन की खरीद करेगी, जिससे राज्य के कृषक समुदाय को बहुत लाभ होगा। जोशी ने एक्स पोस्ट पर जारी एक बयान में बताया कि उन्होंने केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित मूल्य समर्थन योजना PASS के तहत 2025-26 खरीफ सीजन के दौरान कर्नाटक में उगाई गई मूंग, उड़द, सूरजमुखी, मूंगफली और सोयाबीन की खरीद को मंजूरी देने का अनुरोध किया था। केंद्र सरकार ने अब इस अनुरोध को मंजूरी दे दी है। केंद्र उपभोक्ता मामलों के मंत्री ने अपने एक्स पोस्ट में चौहान को एक पत्र साझा करते हुए कहा, मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि केंद्र सरकार ने अब इस अनुरोध को स्वीकार कर लिया है। और आइए अब जान लेते हैं देश भर की मंडियों का भाव। सितंबर को सरसों के सौदों में मिला जुला रुख देखने को मिला। सिद्धपुर और लखीमपुर मंडी में सरसों के भाव नरम रहे, वहीं बस्सी और राजकोट मंडी में तेजी आई। इन दिनों सरसों की आवक देश की ज्यादातर मंडियों में सामान्य है। एगमार्क नेट के मुताबिक गुजरात की सिद्धपुर मंडी में 19 सितंबर को सरसों का भाव रहा 6,442 रुपए। 20 सितंबर को इसके सौदों में 42 रुपए की गिरावट आई, जिसके बाद सरसों की कीमत 6,400 रुपए हो गई। राजस्थान की बस्सी मंडी में इस दौरान सरसों की कीमत में बढ़त दर्ज की गई। यहाँ 19 सितंबर को सरसों का दाम रहा 6,570 रुपए। 20 सितंबर को इसके सौदों में 117 रुपए की तेजी आई और सरसों 6,687 रुपए पर जा पहुंची। वहीं उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ मंडी में 20 सितंबर को सरसों का भाव 10 रुपए की तेजी के बाद 6,570 रुपए से 6,580 रुपए पर पहुंच गया। जबकि राज्य की लखीमपुर मंडी में सरसों के भाव को देखें तो यहां 19 सितंबर को सरसों 6,665 रुपए पर बिकी। 20 सितंबर को इसकी कीमत में 15 रुपए की नरमी आई, जिसके बाद सरसों का भाव 6,650 रुपए पर आ गया। इस साल तिलहनी फसलों में शामिल सरसों की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय द्वारा जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान देश में रबी सरसों की पैदावार 126.06 लाख टन रहने का अनुमान जताया गया है। वहीं पिछले साल इस अवधि में सरसों की उपज 132.59 लाख टन दर्ज की गई थी। इस तरह इस साल सरसों की पैदावार में करीब 6.53 लाख टन की गिरावट देखने को मिल
मिल सकती है। सरसों का तेल और खली घरेलू उपभोग के साथ साथ निर्यात में इस्तेमाल होती है। अनुमान है कि सरसों की पैदावार में आई इस कमी का असर सरसों के बाजार और खाद्य तेलों की कीमतों पर देखने को मिल सकता है। शनिवार को टमाटर की आवक ज्यादातर मंडियों में सामान्य रही। हाजिर भाव को देखें तो एग्मार्कनेट के मुताबिक गुजरात की राजकोट मंडी में 19 सितंबर को टमाटर का भाव रहा 1250 रुपए, जो कि 20 सितंबर को बिना किसी फेरबदल के 1250 रुपए पर बना रहा। वहीं पंजाब की गढ़शंकर मंडी में टमाटर की खरीद बढ़त के साथ हुई। यहां 20 सितंबर को इसका भाव 200 रुपए चढ़कर 1800 रुपए से 2000 रुपए हो गया, जबकि राजस्थान की श्री गंगानगर मंडी में टमाटर के सौदे कमजोरी के साथ हुए। यहां 19 सितंबर को इसका दाम था 2700 रुपए, जो कि 20 सितंबर को 200 रुपए टूटकर 2500 रुपए हो गया। इसी तरह उत्तर प्रदेश की फैजाबाद मंडी में 19 सितंबर को टमाटर की कीमत थी 2225 रुपए, जो कि 20 सितंबर को 25 रुपए गिरकर 2200 रुपए हो गई। देश की अन्य मंडियों की बात करें तो शनिवार को हरियाणा की गुरुग्राम मंडी में टमाटर का भाव रहा 2000 रुपए, मध्य प्रदेश की हरदा मंडी में इसके सौदे 1050 रुपए पर हुए। साथ ही दिल्ली की आजादपुर मंडी में टमाटर का कारोबार 1855 रुपए प्रति क्विंटल पर हुआ। भारत में टमाटर की खेती बड़े पैमाने पर होती है। देश के 7 राज्य ऐसे हैं जो मिलकर कुल टमाटर उत्पादन का करीब 75% हिस्सा देते हैं। आंध्र प्रदेश टमाटर उत्पादन में सबसे आगे है। यहाँ देश की कुल टमाटर पैदावार का लगभग 70% उत्पादन होता है। इसके बाद कर्नाटक, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, उड़ीसा, गुजरात और पश्चिम बंगाल टमाटर की खेती में प्रमुख हैं। कृषि मंत्रालय के दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2024-25 के दौरान घरेलू स्तर पर देश में 207.5 लाख टन टमाटर की पैदावार होने की उम्मीद है, जबकि पिछले साल यानी साल 2023-24 में यह पैदावार करीब 213.23 लाख टन रही थी। इसका मतलब है कि इस बार टमाटर की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है। और किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल, आइए जान लेते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं एआई कृष और आज हम भारत के विभिन्न राज्यों में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। पंजाब में संतरे की रोपाई करें, किसान नींबू की रोपाई कर सकते हैं। यहां लीची की रोपाई कर लें, साथ ही अमरूद की रोपाई करने का समय उचित है। इसके अलावा आंवले की रोपाई करते रहें। पंजाब में लौंग की बुवाई करें, वहीं मूली की बुवाई कर सकते हैं। किसान शलगम की बुवाई कर लें। इसी तरह गाजर की बुवाई करें। इस समय धान में कीट लगने की आशंका है। ऐसे में धान में कीटों से बचाव के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक का छिड़काव करें। पंजाब में मक्के में कीटों से बचाव के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक छिड़कें। किसान पपीते की रोपाई कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश में बैंगन की रोपाई कर सकते हैं। साथ ही टमाटर की रोपाई कर लें। यहाँ फूल गोभी की रोपाई करें। किसान हरी मिर्च की रोपाई करते रहें। इसके अलावा नींबू की रोपाई करें। इस समय अमरूद की रोपाई कर लें। वहीं धनिये की बुवाई के लिए समय उपयुक्त है। उत्तर प्रदेश में मूंग के खेत में निराई कर लें। किसान उड़द के खेत में निराई कर सकते हैं। अभी सरसों की बुवाई कर लें। यहीं पालक की बुवाई करते रहें। उत्तर प्रदेश में शलगम की भी रोपाई कर लें। इसके साथ ही खीरे की बुवाई कर सकते हैं। किसान लौकी की बुवाई करें। इसी तरह करेले की बुवाई करें। इस समय धान में कीट लगने की आशंका है। ऐसे में धान में कीटों से बचाव के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक छिड़कें। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। ये समय बैंगन की बुआई के लिए अनुकूल है। बैंगन की बुआई करने से पहले खेतों को अच्छी तरह तैयार कर लें। खेतों की जुताई कर जमीन को समतल कर लें। बुआई करते समय पौध से पौध की दूरी 60 सेंटीमीटर और पंक्ति से पंक्ति की दूरी 60 से 75 सेंटीमीटर रखें। किसान बैंगन की कई किस्मों की बुआई इस समय कर सकते हैं, जैसे पूसा श्यामला। इस किस्म की बुआई पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड में कर सकते हैं। बैंगन की ये किस्म लंबे आकार की होती है। इस किस्म की 1 हेक्टेयर में 390 क्विंटल पैदावार ले सकते हैं। इसकी शाखाएं सीधी होती हैं और पौधा कांटा रहित होता है।
पूसा पर्पल क्लस्टर की बुआई भी की जा सकती है। ये किस्म उत्तरी भारत के मैदानी और पर्वतीय इलाकों के लिए अच्छी होती है। 1 हेक्टेयर में 200 क्विंटल पैदावार ली जा सकती है। इसकी लंबाई 10 से 12 सेंटीमीटर होती है। इसका रंग गहरा बैंगनी होता है। इसके अलावा पूसा अंकुर की बुआई की जा सकती है। पूसा अंकुर राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, दिल्ली, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में लगाने के लिए काफी अच्छी है। इस किस्म का आकार गोल होता है। 1 हेक्टेयर में 350 क्विंटल फसल ली जा सकती है। इसके अलावा किसान बैंगन की पूसा उत्तम किस्म भी लगा सकते हैं। बैंगन की इस किस्म की बुआई पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार और दिल्ली में की जा सकती है। इसका आकार भी गोल होता है। बुआई के तुरंत बाद पहली सिंचाई करें। खरपतवार नियंत्रण के लिए किसी भी दवा का छिड़काव विशेषज्ञों की सलाह पर ही करें। और खेती किसानी के साथ साथ आइए नजर डाल लेते हैं कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर। खास खबर में भाजपा सांसद जगदम्बिका पाल ने मुंबई में स्वामी विवेकानंद रन 2025 को हरी झंडी दिखाई। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर में फिट इंडिया और नशा मुक्त राष्ट्र को बढ़ावा देने के लिए नमो युवा रन को हरी झंडी दिखाई। बिहार विधानसभा चुनाव की सरगर्मियों के बीच तमाम राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारियों में जुट गए हैं। तेजस्वी यादव की जनसभा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर फिर से अमर्यादित टिप्पणी की गई। भारतीय जनता पार्टी ने कड़ी नाराजगी जाहिर की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 75वें जन्म दिवस पर सेवा पखवाड़े के तहत भारतीय जनता युवा मोर्चा ने देश भर के 75 स्थानों पर नमो युवा रन आयोजित किया। बिहार में विकास मित्रों और शिक्षा सेवकों के लिए अच्छी खबर। नीतीश सरकार ने विकास मित्रों को टैबलेट खरीदने के लिए 25,000 रुपए देने का ऐलान किया है। तो किसान समाचार में फिलहाल इतना ही। अनुमति दें। नमस्कार। ऊंटों में होने वाली एक जानलेवा बीमारी भयंकर रोग से बचाव की क्या करें तैयारी। रेगिस्तान के जहाज पर परजीवी ना लगा दें रोक। कहीं बढ़ न जाए देखते ही देखते इसका प्रकोप। जानने के लिए देखिए ऊंटों में सर्रा रोग, ट्रिपेनोसोमियोसिस, कारण, लक्षण और बचाव। इस रविवार शाम 6:30 पर अपना पशु चिकित्सक लाइव सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। हमारे साथ हैं उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री माननीय श्री धर्मपाल सिंह जी। 2014 से पहले और अब में पशुपालन किसानों की स्थिति में कितना ठोस बदलाव आया है। हमारी विभिन्न योजनाओं का लाभ किसान पशुपालक उठाकर अपनी आय में बढ़ोतरी कर रहा है, इसलिए पशुपालन में अपार संभावनाएं। उन संभावनाओं में कितना बदलाव, कितनी कामयाबी? आज वही देसी गाय कनाडा में 60 लीटर दूध देती है। पशुपालन को आत्मनिर्भर भारत और ग्रामीण रोजगार से जोड़ने के लिए सरकार की आगामी रणनीति क्या है? जिले पर मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी हैं, ये गांव के अंतिम छोर तक खड़े व्यक्ति पर, गरीब लोगों पर जाकर प्रचार करते हैं। 2017 के पहले की सरकार में और आज की सरकार में जमीन आसमान का अंतर है। देखिए खास मुलाकात उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री श्री धर्मपाल सिंह जी के साथ 21 सितंबर रविवार शाम 7 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। नमस्कार, मैं राधिका चौधरी आप सबका स्वागत करती हूँ आगरा के सहाय गांव से। ये गांव किस तरह से सम्मान निधि से सम्मानित हो रहा है। जो भारत सरकार के 10,000 एफपीओ चल रहे हैं, उनमें से हमारा एफपीओ चयनित किया है, उसमें 18 लाख फंड आएगा।
पशुओं के लिए जो जरूरी चीजें होती है, क्या क्या रख रखाव रखना चाहिए? चारे का रख रखाव अच्छा होना चाहिए। जो महिलाएं समूह में नहीं भी जुड़ी हैं उनको भी ट्रेनिंग प्रोवाइड करी जाती है, जैसे कि अचार, पापड़, सिलाई, कढ़ाई सीखकर अपने स्वयं के रोजगार को बढ़ावा दे रही हैं। उत्तर प्रदेश से देखिए पीएम किसान सम्मान निधि पर कार्यक्रम चौपाल चर्चा 22 सितंबर सोमवार सुबह 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान।